हेलो डियर स्टूडेंट एवं भाइयों बहनों, आज हम लोग करने वाले हैं कैदी कोकिला से आगे के टॉपिक इकाई 14 से 20 तक की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हुए इसी क्रम में आज कैदी और कोकिला टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ आपके हित के लिए भी है और हमारे हित के लिए भी है। इकाई 14 से 20 तक की जिन्होंने पीडीएफ ले ली है 59 रुपये पे करके, तो इकाई 13 की पीडीएफ भी हमारे पास बन चुकी है। इकाई 13 की पीडीएफ भी मेरे पास बन चुकी है, जो कि मात्र 30 रुपये आपको देने होंगे जिन्होंने 14 से 20 इकाई वाली पीडीएफ ले ली है पहले से। और जिन्होंने अभी एक भी पीडीएफ नहीं ली है उनको इकाई 14 से 20 वाली जो पीडीएफ है वो 59 रुपये में मिलेगी। और यदि वो केवल इकाई 13 वाली पीडीएफ चाहते हैं तो वो उनको 59 रुपये में मिलेगी। और यदि वो चाहते हैं कि हम दोनों खरीदें 14 से 20 वाली और साथ में इकाई 13 वाली, तो ये दोनों पीडीएफ उनको मिलेंगी 99 रुपीज़ में। ठीक है, अब ज़्यादा फालतू का सूचना ना देते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, चलिए। तो आज का टॉपिक है कैदी और कोकिला। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, ये जेल में थे, तो जेल में ये कैदी बने हुए थे। तो भाई जब ये जेल में थे तो इन्होंने कोकिला के माध्यम से कुछ संदेश दिए थे। ठीक है, तो हम इसी को आगे पढ़ेंगे। अगर आप लोग इस कविता को अच्छे से पढ़ लेते हो नेट वगैरह से तो आराम से इसके एमसीक्यूज आपको समझ में आ जाएंगे। लगभग इसके 25 एमसीक्यूज हम आपको करवाने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। और सबसे पहला प्रश्न है हमारा, अच्छा पहले माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में थोड़ा सा जान लें कि इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में 1889 को हुआ था। इसके बाद की संपूर्ण जानकारी अगले वीडियो में जब हम साहित्य परिचय कराएंगे तब आपको दी जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं नंबर 1, कोयल इस कविता में क्या कह रही है। कैदी और कोकिला में कोयल इस कविता में क्या कह रही है? स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए प्रेरणा प्रदान करने का, लोगों को प्रसन्न करने का, या लोगों को पीड़ा पहुंचाने का, या लोगों को नींद से जगाने का। तो मतलब इसमें क्या कह रही है, तो ध्यान रखना स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए प्रेरणा प्रदान कर रही है। ठीक है, कोयल क्या कर रही है? स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए प्रेरणा प्रदान कर रही है। आगे बढ़ेंगे और दूसरे नंबर पे चलेंगे। कवि ने जंजीरों को क्या कहा है? कवि ने जंजीरों को क्या कहा है? परेशानी की वस्तु, गहना और शीतलता प्रदान करने वाली, या फिर एक हथियार। तो ध्यान रखना ये जो प्रश्न है यहाँ पर जंजीरों को क्या कहा है या किसी दूसरे शब्द को क्या कहा है, ये सिर्फ कविता के माध्यम से या कविता के आधार पर आप लोगों को लगाने होते हैं। चलिए, तो यहाँ पर कवि ने जंजीरों को गहना कहा था। कवि ने जंजीरों को क्या कहा था? गहना कहा था। आगे बढ़ेंगे, हम तीसरे प्रश्न पर चलेंगे। कवि ने कोयल के स्वर में किसके स्वर की कल्पना की? कवि ने कोयल के स्वर में किसके स्वर की कल्पना की? दुर्गा के, सरस्वती के, लक्ष्मी के, या भारत माता के? तो भैया यहाँ पर बिल्कुल आप भावनाओं में बह सकते हैं और आप जा रहे हो डी आंसर की ओर। बिल्कुल ये आपका सही है। इसके बाद चौथा है, कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना किस रंग से की है? तो कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना, अब सोचिए अंग्रेजी शासन जो था वो हमारे लिए बुरा था, तो आप बिल्कुल भावनाओं में बह करके यहाँ पर आंसर कर सकते हैं, लेकिन आपको वास्तविकता में आंसर कौन सा करना है? काले, किस रंग से? काले रंग से। तो यही आपका वास्तव में आंसर हो जाएगा, क्योंकि वास्तविकता में हम बुराइयों को हमेशा काले रंग से दृष्टव्य करते हैं। आगे बढ़ेंगे और 5वें क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मोहन के व्रत पर यहाँ मोहन का आशय क्या है? मोहन के व्रत पर यहाँ मोहन का आशय क्या है? तो ध्यान रखना यहाँ मोहन से अर्थ है मोहनदास करमचंद गांधी। यहाँ मोहन से आशय है कवि का मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और छठवां प्रश्न है आली का क्या अर्थ है? तो ध्यान रखना आली का जो अर्थ होता है वो सखी होता है। आली का जो अर्थ होता है वो सखी होता है। छठवें का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें जितने जल्दी हम इनको ख़त्म कर लेंगे उतने जल्दी अगले टॉपिक पे बढ़ जाएंगे। और जिसको लग रहा है कि हम तेज पढ़ा रहे हैं तो कृपया करके वो वीडियो को धीरे धीरे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है
कैदी और कोकिला में कवि की भाषा कैसी है, कैदी और कोकिला में कवि की भाषा कैसी है, तो ये आपको बताना है। संस्कृतनिष्ठ है, बोलचाल की खड़ी बोली है, अवधी भाषा का प्रयोग है या परंपरागत भाषा है, तो ध्यान रखना यहाँ पर बोलचाल की खड़ी बोली है। ठीक है, कैदी और कोकिला में कवि की भाषा कैसी है, तो बोलचाल की खड़ी बोली है। 7वें का बी नंबर आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 8वां, कवि ने अपने बात कहने के लिए किसे माध्यम बनाया है, तो कवि ने अपनी बात कहने के लिए, तो इतना तो जान रहे हो, पाठ ही कह रहा है कैदी और कोकिला, तो कोयल को इन्होंने अपना माध्यम बनाया है। इसके बाद है माखनलाल की कविताओं में किस स्वर की प्रमुखता है, ईश भक्ति की, श्रृंगार भक्ति की, देशभक्ति की, तो हास्य भक्ति की, तो आप बिल्कुल भावनाओं में बह सकते हैं। और माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचनाएं हैं वो अधिकतर किस पर लिखी गई हैं, तो देशभक्ति के बारे में लिखी गई हैं, तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 10वां क्वेश्चन है माखनलाल ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो माखनलाल ने, ध्यान रखना, कौन सी पत्रिका का संपादन किया था, तो ये सी नंबर सही हो जाएगा। प्रभा पत्रिका का संपादन माखनलाल ने किया था। आगे बढ़ेंगे और 11वें क्वेश्चन की बात करेंगे। कवि ने गहना किसे माना है, तो हम दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में इसको पहले ही कर चुके हैं कि कवि ने जो गहना है वो किसको माना है, जंजीरों को माना है। किसको? जंजीरों को माना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 12वें क्वेश्चन पर चलेंगे कि कोल्हू की चर्रक चूं की जो आवाज़ होती है, आवाज़ कवि के लिए क्या है, वो आवाज़ कवि के लिए क्या है, परेशानी वाली बात है, आनंद वाली बात है, या फिर जीवन की तान है, या मधुर संगीत है, तो 12वें का आपको आंसर बताना है। तो यहाँ 12वें का आंसर एक प्रश्न के साथ आप देख लेना, उन्होंने जीवन की तान उसमें देख ली है, वही बढ़िया उनको लगता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा 12वें का। 13वां क्वेश्चन है कवि अपने गीत कहाँ लिखता है, कागज पर, मिट्टी पर, दीवारों पर या सभी पर, तो ध्यान रखना बताया गया है कि इस कैदी और कोकिला में जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं उनके पास देखिए जेल में कागज और कलम नहीं होता है, तो वह कहाँ पर लिखते हैं, मिट्टी पर अपनी पूरी की पूरी कविता लिख डालते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 13 का बी आंसर सही हो जाएगा। 14वां है कोयल किसके बीज बो रही है, विद्रोह के, प्यार के, नफरत के, वैभव के, तो ध्यान रखना जो कोयल है वो विद्रोह के बीज बो रही है कि क्या कर रहे हो वहाँ पे पड़े पड़े, जाओ और लड़ाई करो, युद्ध करो, तो किसके बीज बो रही है, विद्रोह के बीज बो रही है। 14 का ए नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, कभी मोट खींचकर क्या करता है, मोट खींचकर क्या करता है, पानी निकालता है, ब्रिटिश सरकार की अकड़ निकालता है, तेल निकालता है, या फिर बी और सी दोनों हो जाएंगे। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो 15 का आंसर होगा वो बी और सी दोनों होगा। ब्रिटिश सरकार की अकड़ भी निकालता है और साथ में मोट के द्वारा वो तेल भी निकालता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, फटाफट हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, आज हम कम से कम अगर 3-4 टॉपिक कर लेते हैं तो जितने जल्दी आप करोगे उतने जल्दी हम दूसरे टॉपिक या दूसरी इकाई पर पहुंच सकते हैं। कवि को पहरे का बिगुल किसके समान लगता है, कवि को पहरे का बिगुल किसके समान लगता है, गाली के समान, आरती के समान, मधुर संगीत के समान, या कुछ भी नहीं। तो 16 का आंसर जो है यहाँ पर वो गाली के समान लगेगा। पहरेदारों का जो बिगुल बजता है वो गाली के समान लगता है। अगला क्वेश्चन है 17वां, कविता के आधार पर काली किसका प्रतीक है, तो कविता के आधार पर काली जो है वो काला रंग तो हमने पहले ही बता दिया था, बुराई और निराशा के ये सब प्रतीक होते हैं। तो कविता के आधार पर काली किसका प्रतीक है, निराशा का प्रतीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है कोयल की आवाज़ में, कोयल की आवाज़ में है, तो कोयल की आवाज़ में क्या है, सुख और वेदना है, दुख और वेदना है, सहानुभूति है, आश्वासन है। 18वें का आंसर आपको बताना है। तो ध्यान रखना कोयल की जो आवाज़ है उसमें दुख और वेदना भरी हुई है। क्या भरी हुई है, दुख और वेदना भरी हुई है। आगे बढ़ेंगे और 19वें क्वेश्चन पर चलेंगे कि जेल का वातावरण किससे भरा है, जेल का वातावरण किससे भरा है। 19 वाले का आंसर आपको बताना है, भक्ति से, देश प्रेम से, बौद्ध से या कवियों से। तो ध्यान रखना जो जेल का वातावरण है वो देश प्रेमियों से भरा है। किससे भरा है, देश प्रेमियों से भरा है। अगला है 20वां, कवि जेल में कैसे जी रहे हैं, स्वर्ग की तरह, नरक की तरह, बौद्ध या फिर नन। तो भैया कवि जेल में, अब जेल में कोई कैसे जीता है ये तो भावनाओं से भी लगा सकते हो, नरक की तरह जीता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कवि कहाँ बंद है, दीवारों के लाल घेरे में, दीवारों के काले घेरे में, दीवारों के पीले घेरे में या दीवारों के सफ़ेद घेरे में। तो ये भी आपकी भावनाओं से संबंधित क्वेश्चन है। तो कवि जो है वो दीवारों के काले घेरे में बंधा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप बिना कविता को पढ़े हुए भावनाओं से लगा सकते हो। ठीक है,
इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है कि जेल रूपी संसार कितने फुट का है। भाई जिस जेल में माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, उन्होंने उस जेल को जो कमरा है उसको कितने फुट का बताया है। तो यहाँ 22वें का आंसर आपको बताना है। तो कितने फुट का है भैया, 15 फुट का है, 10 फीट का है, 14 फीट का है और 11 फीट का है। तो ध्यान रखना, जब भी आप लगाओगे कितना लगाओगे, 10 फीट का लगाओगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और 23वें क्वेश्चन पर चलेंगे। कोयल के लिए विशेषण है मृदुल वैभव की रखवाली, काली आंखों वाली, मीठा बोलने वाली या सभी। तो यहाँ पर 23 का आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर जो कवि ने वर्णन किया है कविता में वो है मृदुल वैभव की रखवाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और 24वें क्वेश्चन पर चलेंगे। कालिमा मई सखी कौन है, रात है, कोयल है, कौवा है या फिर सभी हैं। तो कलिमा मई जो सखी है वो कौन है, ये आपको क्वेश्चन बताना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो हो जाएगा कोयल है। कालिमा मई सखी कौन है, कविता कैदी की जो है, माखनलाल चतुर्वेदी की जो है वो कालिमा मई सखी कौन है, तो वो कोयल है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और 25वें क्वेश्चन पर चलेंगे कि चंद्रमा को कवि ने क्या बोला है। चंद्रमा को कवि ने क्या बोला है, क्या उन्होंने चंद्रमा को हिमकर कहा है कविता में, क्या चंद्र कहा है। देखिए पूरे के पूरे पर्यायवाची लिखे हैं, मधुकर कहा है क्या फिर मयंक कहा है। तो यहाँ पर 25वां जो आंसर होगा वो होगा हिमकर कहा है। कविता में उन्होंने चंद्रमा को क्या कहा है, हिमकर कहा है। और इसी तरीके से हमारा कैदी और कोकिला जो टॉपिक है वो खत्म होता है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जवाब दे देंगे। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ग्रामश्री, और जो लिखा गया है किसके द्वारा, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। ग्रामश्री भी जो है वो एक कविता है। यहाँ से ये मान करके चलिए आप कि सब की सब कविताएं बची हैं। अब तो हमें बस कविताओं को पढ़ना है। व्यंग हमने पढ़ लिए, उपन्यास हमने पढ़ लिए, कहानी हमने पढ़ ली, अब हमारे पास सिर्फ कविताएं बची हैं। तो बस आगे के जितने भी इकाई हैं सब में कविता है। तो बस ध्यान रखना, ग्रामश्री भी एक कविता है, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा ये लिखी गई है। इनका जन्म, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 में हुआ था और इनका निधन जो है वो 1977 में हुआ था। एक बार हम रिपीट करते हैं, ग्रामश्री कविता के जो लेखक हैं वो सुमित्रा नंदन पंत हैं। जन्म इनका 1900 में हुआ है तथा निधन इनका 1977 में हुआ है। अगर हम इनकी कृतियों की बात करें तो पल्लव, बूढ़ा चांद, स्वर्णधुली ये इनकी क्या है, कृतियां हैं। बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन, कला और बूढ़ा चांद, यहाँ पर बूढ़ा चांद नहीं कला और बूढ़ा चांद होगा, कला और बूढ़ा चांद पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद है सोवियत लैंड पुरस्कार, इनको सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और सोवियत लैंड पुरस्कार इनको किस पर मिला था, लोकायतन कृति पे मिला था। किस पर, लोकायतन कृति पर मिला था। तो ध्यान रखना, कला और बूढ़ा चांद पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। सुमित्रा नंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद पर, कला और बूढ़ा चांद, यहाँ कला और बूढ़ा चांद है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो कला और बूढ़ा चांद पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है तथा लोकायतन पर इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त है तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार इनकी चिदम्बरा कीर्ति को मिला था। किसकी, सुमित्रा नंदन पंत की चिदम्बरा कीर्ति को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ध्यान रखना, ये इनके पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि किस रचना पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, ये आपको सीखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला जो है जन्म स्थान की बात करें तो उत्तरांचल के कुमायूं अंचल के कोसानी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ेंगे और सीधे हम चलते हैं अब ग्राम कविता के प्रश्नों पर। खेतों पर पड़ती सूर्य की किरणें किसके समान उज्ज्वल हैं, आपको बताना है। खेतों पर पड़ती सूर्य की किरणें किसके समान उज्ज्वल हैं, हीरे के समान, जल के समान, मोती के समान, चांदी के समान। तो ध्यान रखना, खेतों पर पड़ती सूर्य की किरणें एकदम चांदी के समान वर्णन किया है। किसके समान वर्णन किया है, चांदी के समान वर्णन किया है। तो डी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, वातावरण में तैलाक्त गंध क्यों फैली है। तैलाक्त का मतलब होता है तेल से युक्त गंध क्यों फैली है। सरसों से तेल निकलने के कारण, तेल का बर्तन गिरने से, या पीली सरसों के फूलों के कारण, या भोजन बनाने के कारण। तो ध्यान रखना, ग्रामश्री में बताया गया है कि ग्राम में सरसों की खेती है तो भाई वो फूल रही है, तो उससे ही यहाँ पर तैलाक्त गंध फैली हुई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 लगाएंगे। कविता में गंगा की रेती का
किस रूप का चित्रण किया गया है? कविता में गंगा की रेती का किस रूप का चित्रण किया गया है? तो तीसरे में यहाँ पर ध्यान रखना कि रेती मतलब यहाँ पर हवा में उड़ते आड़े तिरछे आंचल के समान, आदि तिरछी डोरियों के समान, या फिर रेंगते सांप के समान, या नदी की लहरों के समान। तो ध्यान रखना रेती, तो रेत में भाई रेत में जैसे ही सांप खिसकता है तो बन जाता है ना, तो रेंगते सांप के समान यहाँ रेती का चित्रण किया गया है। आगे बढ़ेंगे और चौथा देखेंगे, खेतों में दूर तक किसकी तरह कोमल हरियाली फैली हुई है? खेतों में दूर तक किसकी तरह कोमल हरियाली फैली हुई है? तो यहाँ पर जो आंसर है वो मखमल की तरह हो जाएगा। मखमल की तरह हरियाली फैली हुई है, ऐसा कवि माखनलाल सुमित्रानंदन पंत ने वर्णन किया है। ठीक है, इसके बाद है वसुधा गेहूं और जौ। वसुधा गेहूं और जौ की बालियां लहराकर क्या प्रकट कर रही हैं? यहाँ पर ये काट देना। वसुधा गेहूं और जौ की बालियां लहराकर क्या प्रकट कर रही हैं? रोमांच प्रकट कर रही हैं, दुख, सादगी या खुशी। तो यहाँ पांचवे का हो जाएगा ये भैया रोमांच प्रकट कर रही हैं। क्या कर रही हैं? रोमांच प्रकट कर रही हैं। आगे बढ़ेंगे और छठवें का देखेंगे, छवि को आकाश में छाए तारे, सॉरी कवि को, छवि नहीं है, जल्दी के चक्कर में थोड़ा सा अशुद्ध पढ़ देता हूँ, माफ करिएगा। कवि को आकाश में छाए तारे कैसे जान पड़ते हैं? कवि को आकाश में छाए तारे कैसे जान पड़ते हैं? बच्चे की परिकल्पना के, सुंदर बच्चों के, सपनों में खोए जान पड़ते हैं, चमकते हीरों के समान। तो बस आप ध्यान रखना कि यहाँ पर सपनों में खोए जान पड़ते हैं। कवि को आकाश में छाए तारे कैसे जान पड़ते हैं? तो सपनों में खोए जान पड़ते हैं। छठवें का सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और सातवें क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सरसों के फूलों से किसकी महक आ रही है? इत्र की, तेल की, गुलाब जल की या मिट्टी की? तो भाई हमने पहले ही दूसरे तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर कर लिया है कि फूलों से तैलाक्त गंध फैली हुई है। तो सातवें का यहाँ बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है मटर की लटकती फलियां कैसी प्रतीत हो रही हैं? किंकड़ियों के समान, मखमली पेटियों के समान, सुनहरी पेटियों के समान या हल्की पेटियों के समान। तो ध्यान रखना मटर की जो लटकती कलियां हैं कवि ने मखमली पेटियों के समान बताया है। किसके समान बताया है? मखमली पेटियों के समान बताया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है 9वां, तीसी के फूलों की तुलना किससे की गई है? स्वर्ण आभूषण से, सौंदर्य से, नीलम की कलियों से या सोने के समान। तो तीसी के जो फूल होते हैं उनकी जो तुलना है वो कवि ने नीलम की कलियों से की गई है, नीलम की कलियों से की है। ठीक है, कवि ने किससे की है? नीलम की कलियों से की है। 10वां क्वेश्चन है, पतझड़ आने से आम की पेड़ की झाड़ियाँ किनसे लद गई हैं? पतझड़ आने से आम की पेड़ की डालियाँ किनसे लद गई हैं? मंजरियों से, फूलों से, फलों से या पक्षियों से। तो ध्यान रखना पतझड़ आने पर किससे लद गई हैं? मंजरियों से। 10वें का क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है कविता में किसने सबका मन हर लिया है? कविता में किसने सबका मन हर लिया है? गांव की सुंदर शोभा ने, प्रकृति की छटा ने, कोयल की बोली ने या फूलों की खुशबू ने। तो ध्यान रखना जो यहाँ पर 11वें का सही आंसर है वो प्रकृति की छटा को हम हटा देंगे। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि वास्तविकता में जब गांव की सुंदरता दी गई है तो अब यहाँ पर ग्राम जबकि उसका नाम रखा गया है तो ए नंबर हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, वास्तविकता में अब गाँव की सुंदरता का वर्णन हो रहा है तो वहाँ पर प्रकृति का ही तो वर्णन किया जा रहा है, लेकिन जब दोनों हो तो आपको गाँव की सुंदर शोभा का वर्णन बताना है क्योंकि भाई नाम ही उसका क्या है? ग्रामश्री है। ठीक है, चलिए 12वां है, ग्रामश्री कविता में कवि किसका वर्णन कर रहा है? बालिका का, प्रकृति का, जीवन के रंगों का या ग्रामीण जीवन का। तो भाई यहाँ पर ध्यान रखना अब ग्रामीण जीवन का वर्णन नहीं कर रहा है, वो तो ग्राम की सुंदरता का वर्णन कर रहा था। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए तथा शेयर तो आप करोगे नहीं क्योंकि कंपटीशन आप लोग नहीं बढ़ाना चाहते हो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मन करे तो कर देना शेयर। इसके बाद है अमरूद का रंग कैसा हो गया है? अमरूद का रंग कैसा हो गया है? हरा, सुनहरा, काला, पीला। तो भैया यहाँ पर जो अमरूद का रंग है वो कैसा हो गया है? पीला हो गया है। 13 का डी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 14वें क्वेश्चन पर
कि इस ऋतु में सबसे अधिक क्या फूले फले हैं, इस ऋतु में सबसे अधिक क्या फूले फले हैं। ठीक है भाई, पतझड़ ऋतु की बात हो रही है, तो इस ऋतु में सबसे ज़्यादा क्या फूले फले हैं आपको ये बताना है। लौकी, पालक, सेम और मिर्ची, धनिया या फिर सभी। तो भैया आप लोग बताएंगे कि क्या फूलते फलते हैं ज़्यादा। तो ध्यान रखना, लौकी पालक भी फले फूले हैं, सेम और मिर्ची भी फले फूले हैं, और धनिया भी फूली फली है। आपको बता दें कि पतझड़ ऋतु कब होती है, तो जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होने पर आती हैं उस समय हमारे खेतों में गेहूँ वगैरह की फसलें भी खड़ी होती हैं। इस बात का ध्यान रखना, कटने के लिए जैसे ही हमारी गेहूँ की फसलें होती हैं उस ऋतु को हम लोग पतझड़ वाली ऋतु कहते हैं। पतझड़ के मौसम में कौन मतवाली हो उठी है, पतझड़ के मौसम में कौन मतवाली हो उठी है, मोरनी, कोयल, हंसनी या फिर सारस। तो यहाँ पर कोयल जो है क्या हो उठी है, मतवाली हो उठी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला है, गंगा के किनारे किसका ढेर लगा हुआ है, गंगा के किनारे किसका ढेर लगा हुआ है, कचरे का, घास और तिनकों का, मिट्टी का, पत्तों का। 16वें का आंसर आपको बताना है। तो ध्यान रखना, कवि ने जो वर्णन किया है वो घास और तिनकों का गंगा के किनारे पर ढेर लगा हुआ है। सर्दी की समाप्ति पर गांव का वातावरण कैसा हो गया है। भाई सर्दी की जब समाप्ति होगी, गर्मी स्टार्ट होगी, तो जो गांव का वातावरण है वो भी भैया कैसा होगा, एकदम शांत होगा, क्योंकि सबके घरों में ताले लटकते हुए दिखाई देंगे, सबके घरों में ताले लटकते हुए दिखाई देंगे। कई लोग बाहर जाएंगे और कई लोग अगर ताले नहीं लटक रहे होंगे तो अंदर अपने आराम से बने रहेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद है, आगे हम बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है टमाटर किसकी तरह लाल हो गए हैं। बताइए भाई, सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपनी ग्रामश्री कविता में टमाटर की तुलना किससे की गई है, किसकी तरह लाल हो गए हैं टमाटर। तो 18वें का आपको आंसर बताना है, और यहाँ पर हो जाएगा मखमल की तरह, सेब के या खून के या नन। तो यहाँ पर भाई मखमल की तरह उन्होंने बताए हैं कि जो टमाटर हैं वो मखमल की तरह हो गए हैं। अगला है, गांव की तुलना की है किससे, मरकट के डिब्बे से, नीलम के समान, स्वर्ग के समान या नरक के समान। तो ध्यान रखना 19 का यहाँ हो जाएगा, मरकट के डिब्बे के समान उन्होंने तुलना की है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, गांव पर आकाश किसके समान छाया है। 20वें का आपको आंसर बताना है, नीलम के समान, मरकट के समान। तो भाई यहाँ पर जो आंसर है मैं सीधे बता देता हूँ कि नीलम के समान गाँव पर आकाश छाया हुआ है। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है, गांव की हरियाली किस रत्न की तरह लग रही है। गांव की हरियाली किस रत्न की तरह लग रही है, पन्ना के, सोना के, चांदी के या किसी के भी नहीं। तो यहाँ पर ध्यान रखना भाई, इन्होंने जो वर्णन किया है कि गांव की जो हरियाली है वो पन्ना की तरह लग रही है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और 22वें क्वेश्चन में चलेंगे। तो कहा गया है कि नदी किनारे किसकी खेती है। तो भाई नदी किनारे यदि आप गांव से हैं, कभी आपने देखा है कि नदी किनारे किसकी खेती है, तो ये आप आराम से लगा सकते हो। भाई किसकी खेती होती है नदी किनारे, तो खरबूजे की खेती होती है। ठीक है, पतझड़ के मौसम में। आगे बढ़ेंगे, कवि ने कविता में किस ऋतु के आगमन का वर्णन किया है। किस ऋतु के आगमन का वर्णन पूछा जा रहा है भैया। ठीक है, तो कवि ने कविता में किस ऋतु के आगमन का वर्णन किया है। तो भाई बसंत ऋतु के आगमन का वर्णन किया है और पतझड़ ऋतु के जाने का वर्णन कर रहे हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अब लग रहा है इसके शायद पूरे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन हमारे पास है कि नीली नीली कलियां हैं। ठीक है, हम इसको इधर लिखा होगा, शायद होना चाहिए। हाँ, नीली नीली कलियां हैं, किसकी कलियां हैं भाई नीली नीली, खरबूजे की या अलसी की या पालक की या फिर आम की। तो 24वां यहाँ पर जो है वो अलसी की कलियां बताई हैं इन्होंने कि नीली नीली किसकी कलियां हैं, अलसी की कलियां हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक नोट भी यहाँ पर है कि सरखाव चक्रवाक पक्षी है। सरखाव का मतलब होता है चक्रवाक पक्षी, ये थोड़ा सा अर्थ इसका ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अब टॉपिक है हमारा मेघ आए। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, बढ़िया है ये, है ना, अच्छा टॉपिक है। तो भाई हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में जरा बात कर लेंगे पहले। मेघ आए ये भी एक कविता है जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखी गई है। यदि हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बात करें तो भाई इनका जन्म 15/9/1927 में हुआ था। ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर, तो 15 सितंबर 1927 कह सकते हो आप कि इनका जन्म कब हुआ था, 15 सितंबर 1927 को। बाल पत्रिका पराग के ये संपादक 1982 में रहे हैं। बाल पत्रिका पराग के संपादक ये 1982 में रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है। पिता इनके कौन थे, विश्वेश्वर दयाल थे। पिता कौन थे इनके, विश्वेश्वर दयाल थे। पत्नी कौन थी इनकी, बिमला देवी थी। पत्नी कौन थी,
विमला देवी, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इनकी कृतियां हैं। तो भाई यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बात कर रहे हैं। अब दयाल से याद रखना, दयाल मतलब दयालु व्यक्ति हैं ये कैसे हैं? दयालु, यानी सब पे दया कर सकते हैं, सब पे दया कर सकते हैं। सक्सेना मतलब सकते हैं, सर्वे मतलब सब पर दया कर सकते हैं, ठीक है। कृतियां हैं एक सूनी नाव। अब ये सब पे दया तो करते हैं लेकिन इन पे दया कोई नहीं करता, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो एक सूनी नाव, अकेले बैठे हैं, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, किससे बांटे, कुछ है अभी, पागल कुत्तों का मसीहा, पागल कुत्तों का मसीहा, महंगू की टाई, बकरी और खूंटी पर टंगे लोग। खूंटी पर टंगे लोग, खूंटी पर टंगे लोग, इस कृति के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ये भी ध्यान रखना। खूंटी पर टंगे लोग के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। और ये भी हमने अभी साहित्य की वीडियो अपलोड, साहित्य अकादमी पुरस्कार की वीडियो अपलोड कर दी है और उसमें हमने ट्रिक भी बताई थी कि खूंटियों पर टंगे लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कृति है। और इस तरीके से बताया था कि जो भाई सब पे दया करते हैं वो ये चिन्ह देखा है आपने, क्रॉस वाला, है ना, क्रिश्चियन लोगों का, ठीक है। तो सब पे दया करने वाले कहाँ टंगे थे? खूंटी पर टंगे थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और हम पहुँचेंगे अपने टॉपिक पर, और हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है? मेघ आए। तो सीधे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। कविता में नदी किसका प्रतीक है? कविता में नदी किसका प्रतीक है? प्रेयसी का, गांव की युवती का, बादल का या वर्षा का? तो एक का जो आंसर है वो है गांव की युवती का। कविता में नदी किसका प्रतीक है? गांव की युवती का। ये बढ़िया, अगर आप बिल्कुल पढ़ लोगे ना इस टॉपिक को तो एकदम मजा आ जाएगा, खिल जाओगे एकदम, ठीक है। पेड़ किसके कारण झुक गए हैं? तो पेड़ जो हैं वो हवा के कारण झुक गए हैं। किसके कारण झुक गए हैं? हवा के कारण, लंबे होने के कारण, बादल के कारण। तो मैं आपको बता देता हूं, हवा के कारण वो पेड़ झुक गए हैं। इसमें वास्तविकता में बादलों को दमाद की उपाधि दी गई है। जैसे ही बादल आए हैं तो कभी कहता है कि भाई ये क्या हो गए हैं? दमाद आ गए हैं, ठीक है। चलिए, मेघ आए कविता किस पर आधारित है? बयार पर, पयोधर पर, नदी पर या दामाद पर? तो भैया अब इसका आंसर दामाद ही मत लगा देना। वास्तविकता में ये किस पर है? पयोधर पर है, यानी कि बादल पर है, ठीक है। पयोधर मतलब क्या होता है? बादल होता है, ठीक है। पया मतलब होता है जल, और धर मतलब होता है धारण करने वाला, यानी जल को धारण करने वाला कौन है? बादल है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। मेघों के आगे कौन नाचती गाती हुई चल रही है? मेघों के आगे आगे कौन नाचती गाती चल रही है? तो वो चल रही है हवा, ठीक है। क्या चल रही है? हवा। आगे बढ़ेंगे और पांचवा क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु के आने से आकाश में कौन सुशोभित है? मेघ, तारे, इंद्रधनुष, चंद्रमा। तो अब आप बता सकते हो कि भाई वर्षा ऋतु के आने से आकाश में कौन सुशोभित होता है? तो वो है बादल, यानी कि बादलों को कहा गया है यहाँ पर मेघ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है हमारा, पाहुन शब्द का अर्थ क्या है? पाहुन शब्द का अर्थ क्या है? मेहमान, दामाद, बादल, हवा। तो भाई पाहुन शब्द का अर्थ यदि आप लोग जानते हो तो हमारे यहाँ पर दामाद कहा जाता है। पाहुन को पावने भी कहा जाता है, पावने, ठीक है, जो कि अपने अपने यहाँ की लोकल बोली में बोला जाता है। इसके बाद है, बादल रूपी मेहमान के आने पर किसने उन्हें बुजुर्ग की तरह स्वागत किया? तो यहाँ पर ध्यान रखना, पीपल का एक वृक्ष था, उसको किसका प्रतीक बताया गया है? एक बुजुर्ग का प्रतीक बताया गया है कि गांव का बुजुर्ग कौन है? पीपल है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, बूढ़ा पीपल किसका प्रतीक है? बूढ़ा पीपल किसका प्रतीक है? शिक्षित लोगों का, बड़े बुजुर्गों का, बीमार लोगों का या मेहमान का? तो हमने पहले ही बता दिया है कि इसको क्या कहा गया है? गांव के बड़े बुजुर्ग कहा गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कविता में किस ऋतु का मनोरम और काल्पनिक चित्रण हुआ है? बसंत ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु का, वर्षा ऋतु का या शिशिर ऋतु का? तो भाई इतना तो आप समझ रहे हो कि तब से वर्षा वर्षा लगे हो तो वर्षा ऋतु का ही चित्रण किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 10वां है, ताल किसका प्रतीक है? ताल किसका प्रतीक है? कटोरे का, घर के सदस्य का, पानी से भरे खेत का या शिशिर ऋतु का? तो आपको ताल बताना है, तो ध्यान रखना घर के सदस्य का प्रतीक यहाँ पर ताल को बताया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, इस पंक्ति में बांध टूटना किस बात को दर्शाता है? नाराजगी के भाव को, वर्षा के होने को, कलह समाप्त होने को, प्रेम के मधुर को? तो भाई बांध टूटने का मतलब आपको बता देना है, तो यहाँ पर वर्षा होने की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ बी नंबर सही आंसर हो जाएगा 11 का। 12वें का आंसर, मेघ के आते ही चारों ओर किसकी ध्वनि होने लगी? मेघ के आते ही चारों ओर किसकी ध्वनि होने लगी? तो भाई मेघ के आते ही जल बरसने की चारों ओर ध्वनि होने लगी। आगे बढ़ेंगे, 13वां, नदी के ठिठकने
नदी के ठिठकने का क्या कारण था? ससुर रूपी बादल को देखकर, आंधी रूपी सास को देखकर, दामाद रूपी बादल को देखकर, या फिर नन। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दामाद रूपी बादल को देखकर नदी ठिठकने लगी थी। ठीक है, तो यहाँ सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, 13 का सी। 14वां क्वेश्चन है, लोगों ने किस लिए अपने खिड़की दरवाजे खोल लिए? लोगों ने किस लिए अपने खिड़की दरवाजे खोल लिए? हवा आने के लिए, बारिश देखने के लिए, प्रकाश के लिए। तो भाई बारिश देखने के लिए लोगों ने अपने खिड़की दरवाजे खोल लिए थे। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ेंगे। बारिश होने से तालाब किससे भर गए हैं? 15 का क्वेश्चन आपको 15 का आंसर आपको बताना है कि बादल होने से। तो भाई बादल होने से तालाब किससे भरेंगे? पानी से ही भरेंगे। अगला है, बादलों के आगे कौन नाचती गाती जा रही है? तो बादलों के आगे हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जो बयार है वो नाचती जा रही है, और बयार का मतलब क्या होता है? हवा होता है। बयार का मतलब क्या होता है? हवा होता है। आगे बढ़ेंगे, ताल क्यों प्रसन्न हो गया है? ताल है जो तालाब है वो क्यों प्रसन्न हो गया है? तो आपको बताना है कि भाई कीचड़ को देखकर वो प्रसन्न हो गया है। कीचड़ को देख करके वो प्रसन्न हो गया है। बी नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बारिश से पहले बादल कैसे छाए हुए थे? 18वें का आंसर बताना है आपको कि बारिश से पहले बादल, अब बारिश से पहले जो बादल हैं वो सघन होते हैं। सघन का मतलब क्या होता है? घने बादल होते हैं, जो कि अभी हमारे यहाँ पर चल रहे हैं। 19 का, बादल के स्वागत के लिए तालाब कैसे खड़ा है? बादल के स्वागत के लिए तालाब कैसे खड़ा है? सहज रूप में, कीचड़ से भरा हुआ, पानी से लबालब, या धूल से भरा हुआ। तो यहाँ पर आपका जो है पानी से लबालब भरा हुआ है बादल के स्वागत के लिए। ठीक है, इसके बाद है 20वां, बादलों को किसकी उपमा दी गई है? बुजुर्ग की, दामाद की, नवयुवती की, या नन की। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि बादलों को यहाँ पर दामाद की उपाधि दी गई है। तो 20वें का यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद हम 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कविता में कौन सा अलंकार प्रधान है? तो ध्यान रखना, कविता में जो है मानवीय कण अलंकार है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो प्रकृति है उसको मानव की तरह चेतन बता दिया है। मानव की तरह चेतन। तो बस ध्यान रखना कि जब प्रकृति को मानव की तरह चेतन बताया जाए तो वहां पर क्या होता है? वहां पर क्या होता है? मानवीय कण अलंकार होता है। ठीक है, चलिए आगे के टॉपिक पर बढ़ने से पहले हम एक बस छोटी सी न्यूज है उसको दे देते हैं। जो बच्चे नए आए होंगे वो सुन लेंगे। ठीक है, इकाई 13 की PDF भी बन चुकी है। इकाई 13 की PDF बन चुकी है। तो जिनको लेना है तो 59 रुपये पे करके आप आराम से ले सकते हैं। और जिन्होंने पहले से इकाई 14 से 20 की PDF हमसे खरीद ली है उन्हें केवल इकाई 13 के लिए 30 रुपये पे करने होंगे। और जिनको दोनों चाहिए, इकाई 13 और इकाई 14 से 20 तक, उनको 100 रुपये पे करने होंगे। इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। और अगला टॉपिक जो है वो है कविता के बहाने। अगला टॉपिक कविता के बहाने, ये जो लिखा है वो कुंवर नारायण सिंह ने लिखा है। अब ये कविता के बहाने तो कविता वैसे भी है। कुंवर नारायण सिंह का जन्म जो है वो 19 सितंबर 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। अगर इनके निधन की बात करें तो 15 नवंबर 2017 दिल्ली में हुआ था। इनकी अगर हम कृतियों की बात करें तो चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश हम तुम, आत्मजयी, आकारों के आसपास, आमने सामने, वाज्र सिवा के बहाने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। किसकी? कुंवर नारायण सिंह की। ठीक है, कुंवर से याद रखना कि भाई जो कुंवर हैं वो नारायण सिंह हैं, और कुंवर एक और थे, अर्जुन के कुंवर थे, जिनको चक्रव्यूह में फंसा करके मार दिया गया था। तो इनकी चक्रव्यूह विशेष रचना है, इस वजह से इनको याद रखना। इसके बाद कुछ इनके बारे में मुख्य तथ्य भी है। युग चेतना और नया प्रतीक तथा छाया नट के संपादक मंडल में भी ये रहे हैं। इसके बाद साहित्य अकादमी द्वारा इनको 72 सदस्यता 20/12/2010 को नई दिल्ली में प्रदान की गई थी। साहित्य अकादमी द्वारा इनको 72 सदस्यता, एक बार बस पढ़ लेना है आपको, जिससे थोड़ा बहुत अगर क्वेश्चन आता है तो हमें इनकी एक झलक याद रहे। ठीक है, चलिए हम इन प्रश्नों पर बढ़ते हैं। भाई कविता के बहाने देख रहे हैं क्या क्या कहना चाहते हैं आप कवि महोदय जी। तो देखिए कविता के बहाने क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पर चलेंगे। कविता के बहाने कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? सबसे तो पहले आपको ये बताना है। सबसे पहले तो ये इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। इनकी एक कृति अभी हमने आपको ऊपर बताई थी, ये वाली। ठीक है, इन दिनों, इससे इसको लिया गया है। इन दिनों एक काव्य संग्रह है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? इन दिनों यानी 1 का ए सही हो जाएगा। दूसरा है बात की पेंच खोलना से कवि का क्या तात्पर्य है? थोड़ा सा अच्छा हम इसको बता देते हैं कविता के बहाने में क्या होता है। कविता के बहाने में
ये जो कुंवर नारायण हैं अपनी बात को क्या है वो बिल्कुल एकदम अच्छा करना चाहते हैं ना। जैसे हम अभी बोल रहे हैं ना, कभी कभी क्या होता है कि गलतियां हो जाती हैं, फिर उसको हम सुधारते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग बात को सुधारने की कोशिश करते हैं लेकिन बात और पेचीदा होती जाती है, बात और बिगड़ती जाती है। ठीक है, तो बात की पेंच खोलना से कवि का क्या तात्पर्य है? बात का उलझना, बात का प्रभावहीन होना, बात का स्पष्ट होना और बात का तर्कपूर्ण होना। दूसरे का आंसर आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखना कि बात की पेंच खोलना मतलब बात का स्पष्ट होना है। ठीक है, कवि से शरारती बच्चे के समान कौन खेल रही थी? बात, भाषा, कविता या पतंग? तो भाई सबसे जो कवि से शरारती बच्चे के समान है वो कौन खेल रहा था? बात खेल रही थी, है ना। ये बात जो है वो जितना बात को ये सुधार रहे थे उतना ये पेचीदा होती जा रही थी, बिगड़ती जा रही थी। भाषा के साथ साथ बात कैसी होती गई? भाषा के साथ साथ बात जो है वो पेचीदा होती गई। कैसी होती गई? पेचीदा। भाषा के क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो गई? भाषा के क्या करने से और अधिक बात पेचीदा हो गई? तोड़ने मरोड़ने से, उलटने पलटने से, घुमाने फिराने से। और तो यहाँ पांचवे का आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो कितना विशेष रूप से आपको पीडीएफ तैयार की गई है, प्रत्येक पेज पर इनके आंसर लिखे हुए हैं जिससे आपको पेज पलटने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला है छठवां, बात कवि के साथ किसके समान खेल रही थी? तो बात कवि के साथ भाई बताओ किसके समान खेल रही थी? तो बच्चों के समान खेल रही थी, ये बता दिया गया पहले। सातवां है, कविता किसके बहाने एक उड़ान है? अतीत के, बालक के, चिड़िया के या प्रेमिका के? तो भाई उड़ान किसके बहाने हो सकती है? तो चिड़िया के बहाने क्या है? उड़ान है। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है, कविता फूलों के बहाने क्या है? गिनना, खिलना, मुरझाना या फिर बहकना? तो कविता जो है वो खिलना है, फूलों के बहाने क्या है? खिलना है। इसके बाद है, सब घर एक कर देने का आशय क्या है? भेदभाव ना करना, तोड़फोड़ करना, सीमा में रहना, शोर मचाना। 9 का आंसर आपको बताना है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा भेदभाव ना करना। ठीक है, सब घर एक कर देना मतलब भेदभाव ना करना। सीधी सी बात किसके चक्कर में फंस गई? सीधी सी बात जो है वो किसके चक्कर में फंस गई? भाव के, छंद के, अलंकार के या भाषा के? तो ध्यान रखना यहाँ पर जो सही आंसर है वो हो जाएगा भाषा के। ठीक है, भाषा के चक्कर में सीधी सीधी सी जो बात है वो और पेचीदा होती चली गई। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, कवि किसे पाने की कोशिश करता है? बात को, पेंच को या कील को या कलम को? तो किसको पाने की कोशिश करता है भाई? तो ये करता है बात को पाने की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए। बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई? बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई? व्यर्थ, अनर्गल, पेचीदा या सहज? तो हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि बात जो है वो पेचीदा हो गई। अगला है, कवि क्या कर्तव्य कर रहा था? मेज पर पेंच ठोक रहा था, बात सुलझाने की कोशिश कर रहा था, नाटक कर रहा था, लोगों को बात समझा रहा था? तो भाई 13वां जो आंसर है वो है बात सुलझाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर है क्वेश्चन है कि कवि क्या कर्तव्य कर रहा था? मेज पर पेंच ठोक रहा था, बात सुलझाने की कोशिश कर रहा था, नाटक कर रहा था, लोगों को बात समझा रहा था? तो यहाँ पर है बात सुलझाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर 13 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर वाला। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, 14वां है, बात की चूड़ी मर जाना। बात की चूड़ी मर जाना से कवि का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर ध्यान रखना, बात की चूड़ी मर जाना मतलब प्रभावहीन होना। ठीक है, क्या है? प्रभावहीन होना। ठीक है, अगला है 15वां, बात की पेंच खोलना से क्या आशय है? बात की पेंच खोलना से क्या आशय है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पष्ट होना। जब बात स्पष्ट हो जाती है तो उसका मतलब होता है कि बात की पेंच खोलना। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि बात का शरारती। तो यहाँ पर 16वां क्वेश्चन जो है, बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना क्या है? समझ आना, तर्कपूर्ण होना या समझ नहीं आना या फिर प्रभावी होना? तो यहाँ पर आपको 16वें का आंसर बताना है और 16वें का जो आंसर है वो हो जाता है समझ नहीं आना। ठीक है, बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना मतलब समझ नहीं आना। अगला है, कविता किसका खेल है? बच्चों का, चिड़िया का, शब्दों का या फूलों का? तो यहाँ पर कविता किसका खेल है? तो ध्यान रखना 17वें का जो आंसर है वो हो जाएगा शब्दों का। इसके बाद अगला है, बात सीधी थी पर मैं किसकी सहजता की बात कही गई है? बात सीधी थी पर मैं किसकी सहजता की बात की गई है? व्यक्ति की, समाज की, देश की या भाषा की? तो बात सीधी थी तो किसकी सहजता की बात की गई है? भाषा की सहजता की बात की गई है।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे 19वें पर, कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता, रसिक व्यक्ति, चिड़िया, कवि या समीक्षक। तो ध्यान रखना यहाँ पर कहा गया है कि जो कविता की उड़ान है उसको चिड़िया नहीं जान सकती है, ठीक है। इसके बाद है 20वां, कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है, व्यर्थ लिखना, शब्द अर्थ में विसंगति, कल्पना करना या स्पष्ट करना। तो 20वें का जो आंसर है वो हो जाएगा कल्पना करना। कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है, कल्पना करना। इसके बाद है 21वां, आडंबरपूर्ण शब्दों के प्रयोग से भाषा कैसी हो जाती है, आडंबरपूर्ण शब्दों के प्रयोग से भाषा कैसी हो जाती है। तो यहाँ पर जो 21वें का आंसर रहेगा वो हो जाती है अस्पष्ट हो जाती है। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है, बात सीधी थी पर मैं कवि किस पर बल देता है, भाषा की जटिलता पर, भावों की सरसता पर, भाषा की सहजता पर या भावों की गरिमा पर। तो 22 का यहाँ पर जो है वो आंसर हो जाएगा भाषा की सहजता पर कवि बल देता है। अगला है, कवि ने कविता के लिए क्या उपमान दिया, सागर का, गागर का, खेल का या रेल का। तो कवि ने कविता के लिए, आपको वैसे ही पता चल रहा होगा तब से आप पढ़ते आ रहे हैं, किसका, खेल का उपमान दिया है। इसके बाद है, बात जरा टेढ़ी फंसने का मूल कारण क्या है, विवाद, अर्थवाद, संवाद या भाषा। तो यहाँ 24 का सही आंसर हो जाएगा अर्थवाद। अर्थवाद में क्या होता है भाई, बात कुछ टेढ़ी सी फंस जाती है। अगला है, बिना मुरझाए क्या महकती है, कविता, सरिता, बनिता या फूल। तो भाई यहाँ पर तो ये आंसर आपको कमेंट में बताना है कि बिना मुरझाए क्या महकती है, आप यहाँ पर आराम से लगा सकते हो, ठीक है। तो अब ये जो है आपका यहाँ पर टॉपिक हो गया है, और कल का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसके आगे जो हैं वो टॉपिक रहेंगे आपके कम से कम 4 टॉपिक। जाते जाते एक न्यूज़ सुनते जाइए। इकाई 13 की PDF उपलब्ध हो गई है। तो इकाई 13 जिसको भी खरीदना है वो 59 रुपये पे कर सकता है, और जिसको इकाई 13, इकाई 14 और इकाई 20 तक अगर ये सारी PDF चाहिए तो वह हमें 100 रुपये पे करेगा। साथ ही साथ उन बच्चों के लिए न्यूज़ है जिन बच्चों ने पहले से 14 से 20 की PDF ले ली है, उन्हें केवल इकाई 13 के लिए 30 रुपये पे करने होंगे और उनको PDF मिल जाएगी, ठीक है। इकाई 30 का जो प्रारूप है वो की PDF कैसी है, अगर ये देखना चाहते हैं तो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार की एक वीडियो पड़ी है, उसमें मैंने उस PDF को पहले ही दिखाया है कि इस तरीके की PDF बनी है। तो आप जाकर के इकाई 13 की PDF हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार वाली वीडियो से देख सकते हैं, ठीक है। हमारी सारी वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड हो जाती हैं, इसलिए आप अगर क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का सहारा लें। थैंक यू।